ऑलराइट, आज हम बुक वैल्यू के बारे में जानेंगे। आप जब भी किसी कंपनी का एनालिसिस करोगे या फिर आप अगर कभी किसी कंपनी का एनालिसिस रिपोर्ट पढ़ोगे, आपको बहुत बार क्या होता है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक बात यहाँ पर नोट करने की ज़रूरत है कि बुक वैल्यू का बहुत सारे अलग-अलग नाम भी होते हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बहुत बार आप लोगों को शेयर होल्डर्स फंड, टोटल इक्विटी, इक्विटी कैपिटल, नेट वर्थ ऐसे बहुत सारे नाम आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है। और ये जो नेट वर्थ है या फिर बुक वैल्यू जो भी बोल लो आप, ये बहुत सारे केस में काम आता है। आपको आरओई कैलकुलेट करना है, आरओसी कैलकुलेट करना है, वैल्यूएशन किसी कंपनी का कैलकुलेट करना है, प्राइस टू बुक कैलकुलेट करना है और आपको किसी कंपनी ने कितना ज़्यादा लोन लेके रखा है, अपने कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा तो लोन नहीं ले ले रखा, ये भी आपको जानना है, तो भी मदद करता है बुक वैल्यू। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक, एनबीएफसी, इनमें तो बहुत ही ज़्यादा हद तक यूज़ होता है। जनरली क्या है कि आप अगर बुक वैल्यू को कैलकुलेट करने जाओगे, आपको हार्डली 1 सेकंड लगेगा। आपको जस्ट बैलेंस शीट देखना है, 1-2 नंबर को ऐड करना है, आपको डायरेक्टली बुक वैल्यू मिल जाएगा। और आपको अगर पर शेयर बेसिस पे कैलकुलेट करना है तो ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, जितना भी आपको बुक वैल्यू मिला है, उसको जितना भी कंपनी के पास शेयर्स है, उसको डिवाइड कर देना है उस नंबर से, आपको पर शेयर बुक वैल्यू मिल जाएगा। तो ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं। आज हम जो इस वीडियो में समझने वाले हैं, उसमें आप लोगों को बहुत सारे मैं थोड़ा-सा एडवांस में चीज़ें बताऊँगा कि आप तो बुक वैल्यू 1 सेकंड में कैलकुलेट तो कर लोगे, लेकिन आपने जो बुक वैल्यू कैलकुलेट किया है, वो एक्चुअल में असली है या नहीं? उसमें कुछ फ्लॉज़ तो नहीं है? कई बार आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि कोई कोविड जैसा सिचुएशन आ गया किसी रीज़न से या फिर उससे भी बुरा सिचुएशन आ गया, कोई फाइनेंशियल क्रंच आ गया, तो ऐसे में आप लोग को कई बार क्या देखने को मिलता है, आपने बुक वैल्यू तो एक रीड किया था, लेकिन आगे जाके हो सकता है कोई रीज़न से कंपनी का बुक वैल्यू गिर जाएगा और आप चौंक जाओगे कि अचानक से क्या हो गया कि इस कंपनी का बुक वैल्यू इतना गिर गया है, बैलेंस शीट इतना इतना सिंक हो गया। तो उ उस रीज़न से आपको देखना पड़ता है। कई बार आप लोग को अगर आप वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हो, तो बुक वैल्यू से आप अगर वैल्यूएशन क कैलकुलेट करते हो, प्राइस टू बुक वैल्यू, उसमें आप लोग को कई बार बहुत ज़्यादा या फिर कम देखने को मिल सकता है, तो वो भी मैनिपुलेशन सिचुएशन हो जाता है। तो क कई बार क्या होता है, कंपनी के मैनेजमेंट या फिर कंपनी में कई बार नोइंगली, अननोइंगली बहुत बार बुक वैल्यू ऊपर-नीचे हो सकता है, तो उसको आपको पढ़ना आना चाहिए। तो ज़्यादा देरी ना किए हम लोग डायरेक्टली बुक वैल्यू को, एक्चुअल में जो बुक वैल्यू है, उसको समझ लेते हैं। तो नॉर्मली क्या है कि आपको अगर इस बैलेंस शीट से बुक वैल्यू कैलकुलेट करना है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि आपको बस 2 नंबर को ऐड करना है और वो है इक्विटी कैपिटल और जो रिजर्व्स का नंबर आप लोगों को दिख रहा है, इसको डायरेक्टली ऐड करना है। तो आप लोग को डायरेक्टली जो भी बुक वैल्यू का नंबर है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अगर ऐड करोगे तो आप लोग को 19,400 का नंबर मिलेगा। मतलब इस कंपनी का जो भी नेटवर्थ है या फिर बुक वैल्यू है वो 19,400 है। लेकिन इससे हम लोग को पता क्या चलता है, एक्चुअली में बुक वैल्यू का मीनिंग है क्या? तो बुक वैल्यू का एक्चुअल मीनिंग ये है कि आज इस कंपनी के पास जितने भी एसेट्स है, जितने भी प्लांट है, मशीन्स है, जितना भी लैंड है, जो भी मतलब इस कंपनी के पास जो भी है, जहाँ से भी इस कंपनी को पैसा मिलने वाला है, सारा का सारा चीज़ मैं अगर ऐड कर लूँ और इस कंपनी के पास जितना भी लोन है, जो भी पैसा दूसरों को देना है, सारा का सारा चीज़ मैं अगर हटा दूँ, तो जो पैसा बचेगा अंत में, वो उसको बुक वैल्यू कहा जाता है। तो इनडायरेक्टली आप इसे ऐसा समझ सकते हो कि आज अगर इस कंपनी के सारे एसेट्स बेच दिया जाए, सारे लोन चुका दिया जाए, तो आपको कितना मिलेगा? तो इस केस में आप अगर इस बैलेंस शीट में देखोगे तो आप लोगों को 30,000 का एसेट दिखेगा। तो उस केस में आप अगर बोरोइंग और अदर लायबिलिटी माइनस करोगे तो आप लोग को वही 19,400 का नंबर मिलेगा। तो ईज़ी कैलकुलेशन के लिए हमने सिर्फ इक्विटी कैपिटल और रिजर्व्स को ऐड कर लिया। बाकी आप अगर किसी किसी भी तरीके से कैलकुलेट करो, आपको सेम ही नंबर मिलेगा। और डेफिनिशन देना चाहो वो भी आप बता सकते हो कि आज तक कंपनी ने जितना भी पैसा कमाया है, उसमें से कंपनी ने जितना भी पैसा अपने पास रखा है, जो कि है रिजर्व्स, और कंपनी में जितना भी पैसा डाला गया था कंपनी के स्टार्ट होते टाइम, तो उस दोनों को आप अगर मिलाओगे तो आपको बुक वैल्यू मिलेगा। अब बहुत जगह पे आप लोग क्या देखने को मिलेगा कि आप लोग को कई बार कुछ कंपनियाँ ऐसी मिलेंगी कि अगर किसी कंपनी का बुक वैल्यू ₹100 है और वो कंपनी का पूरा वैल्यूएशन ₹100 है। मतलब वो कंपनी आप अगर खरीदने जाओगे तो आपको ₹100 में मिल जाएगा और उस कंपनी का बुक वैल्यू भी ₹100 है। तो इस केस में आपको क्या लगेगा कि अगर मैं इस कंपनी को आज खरीद लेता हूँ, तो ऐसे में मेरा कुछ लॉस तो होना नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस कंपनी को ₹100 देके खरीदता हूँ और अगर ये कंपनी कल को बंद हो जाती है, तो ऐसे में मुझे ₹100 मिल जाना है, क्योंकि सारे एसेट्स बेच के लेनदार चुका के मुझे ₹100 मिल जाएगा। तो इसमें लॉस या फिर नुकसान कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ आता है कि आपको जो भी हिडन आइटम होता है वो चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। आप अगर ऊपर-ऊपर से देखोगे तो आप लोग को ₹100 दिख रहा है कि आप अगर इस कंपनी को आज ₹100 में खरीद लेते तो आपको ₹100 वापस मिल जाएगा, अगर अगर ये कंपनी बंद हो जाती है तो। लेकिन कंपनी में ऐसे कुछ हिडन आइटम्स होते हैं जो कि आप अगर ध्यान नहीं रखोगे तो आप हो सकता है आपको ऊपर-ऊपर से दिख रहा है कि आपको ₹100 मिल जाएँगे, लेकिन अगर हो सकता है अंडरलाइन ऐसा कुछ आइटम्स हो सकता है जिसमें मान लीजिए कंपनी को आपको ₹50 रिसीव ही नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली आपको ₹50 ही मिलेंगे। तो ऐसे फ्लॉज़ को आपको डिटेक्ट करना पड़ता है और पढ़ना पड़ता है। और मार्केट में भी आपको ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ मिल जाएँगे जो कि आपको जो प्राइस टू बुक 1 पे ट्रेड होता है। मतलब उस कंपनी का जितना बुक वैल्यू है और उस कंपनी का जितना भी आपको प्राइस है, वो दोनों सेम है। तो ऐसे में आप अगर उन कंपनी को खरीद लोगे कि मेरा इसमें तो डाउनसाइड लिमिटेड है, तो उसमें भी आप बहुत ज़्यादा फँस सकते हो। तो जो भी हिडन आइटम्स होता है या फिर फ्लॉज़ होता है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, एक-एक करके 2-3 आइटम होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ऊपर-ऊपर से आपने जितना भी बुक वैल्यू कैलकुलेट किया है, उसमें आप लोग को कई तरह के वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं, जो कि आप लोग फ्लॉज़ बोल लो, गलती बोल लो या फिर आप लोग हिडन आइटम्स बोल लो, जो भी बोल लो, उसमें आप लोग को कुछ चीज़ें दिक्कत देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया कि आप अगर कोई कंपनी को प्राइस टू बुक 1 पे खरीद रहे हो, मतलब कि उस कंपनी का बुक वैल्यू ₹100 है और उस कंपनी का आपको जो प्राइस मिल रहा है, वो भी ₹100 है।
तो ऐसे कंपनीज़ में क्या दिक्कत देखने को मिल सकता है कि हो सकता है उस कंपनी का आप लोग को बुक वैल्यू ₹100 देखने को मिल रहा है। तो उसके ऐसे में आप लोग क्या सोच सकते हो कि मैं इस कंपनी का सारा एसेट अगर बेचूँगा आज, तो मुझे ₹100 मिल जाएँगे। आप लोग सही हो लेकिन पार्शियली सही हो। अब इसमें क्या होता है जैसे कि आप एक कंपनी का बैलेंस शीट देखो, इस कंपनी के बैलेंस शीट में आप लोगों को बुक वैल्यू क्या देखने को मिलेगा 19,400। तो ऐसे में आप सोच सकते हो कि मैं अगर इस कंपनी का सारा एसेट आज बेचूँगा, सारा लोन चुका दूँगा तो मुझे ₹19,400 मिलेंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत की बात क्या आती है कि बुक वैल्यू में जो भी आप लोगों को नंबर दिखता है, उसमें क्या होता है कि कंपनी का पास्ट में कंपनी ने जितने भी एसेट्स खरीदे हैं, उसका वैल्यू रिकॉर्ड होता है। आज का करंट वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होता कभी भी। अब कंपनी ने अगर 5 साल पहले कोई एसेट खरीदा होगा, उसका आज का वैल्यू तो सेम नहीं होगा ना, क्योंकि कंपनी ने डेप्रिसिएशन भी क्लेम किया होगा, तो उसमें जो भी आप लोग को आज बुक वैल्यू दिख रहा है, उसमें कंपनी ने बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम करके कैश निकाल लिया होगा। और अगर मैं मान भी लूँ कि कंपनी ने जितना भी डेप्रिसिएशन क्लेम किया, एक भी पैसा कंपनी ने बाहर नहीं निकाला, फिर भी आप लोग सोचो कि कंपनी ने अगर 5 साल पहले कोई मशीन खरीदा था और कंपनी अगर आज तक उसको चला रही है और अगर आज आप इस मशीन को मार्केट में बेचने जाओगे, तो कोई भी आप लोग को उस प्राइस में नहीं खरीदेगा जो कि 5 साल पहले खरीदा हुआ। क्योंकि आपको पता है कि जो भी मशीन होता है, प्लांट होता है, बिल्डिंग होता है, इसका टाइम के साथ-साथ इनका जो भी लाइफ होता है, ये घटते जाता है। मतलब इसका मतलब जो क्वालिटी होता है, वो गिर जाता है। जैसे कि मान लो आपने अगर 5 साल पहले कोई फ़ोन खरीदा था, आप अगर आज उसे बेचने जाओगे, आज कोई उस सेम प्राइस पे लेगा क्या? आपने अगर प ₹15,000 में पहले फ़ोन खरीदा था, आज अगर आप उसे बेचने जाओगे, हार्डली आपको कोई 5 से 7,000 रुपए देगा या फिर उससे भी कम देगा। तो सेम केस में आप यहाँ पर देखो, आप लोग के यहाँ पर जो भी मशीन्स, बिल्डिंग वगैरह का जो भी आप लोगों को बुक में वैल्यू दिख रहा है, हो सकता है यहाँ पर आप लोग को इतना दिख रहा है, लेकिन आज अगर आप मार्केट में इसको बेचने जाओगे, आपको इतना प्राइस मिलेगा नहीं। अब एक इस केस में एक एक्सेप्शन ये आता है कि आप जो लैंड का प्राइस देखो, अब लैंड का प्राइस एक ऐसा चीज़ है जो कि टाइम के साथ घटता नहीं है, ये बढ़ता ही जाता है। लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है कि अगर लैंड का प्राइस बढ़ गया है, तो उसको बढ़ाकर बुक्स में शो नहीं किया जाता, मतलब जितना भी प्राइस में खरीदा गया था, उसी को शो किया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर एक एक केस क्या आता है कि अगर आपको बैलेंस शीट में यहाँ पर इस बैलेंस शीट में देखो, आपको 1050 का नंबर दिख रहा है कि 1050 का कंपनी के पास लैंड है। लेकिन हो सकता है मार्केट में आप अगर इसको बेचने जाओ, तो आप लोग को 1500 या फिर 2000 भी मिल सकता है। क्योंकि लैंड अगर आपने 10 साल पहले खरीदा होगा, तो 10 साल का प्राइस आपको आज दिखेगा यहाँ पर बैलेंस शीट पे। लेकिन हो सकता है 10 साल का पहले आपने जो लैंड खरीदा होगा, आज आपको कहीं ज़्यादा प्राइस आपको मिलेगा मार्केट में। सेम केस में आप बिल्डिंग पे देखो, आप लोग यहाँ पर 4000 का बिल्डिंग दिखेगा, लेकिन आप अगर एक्चुअल में इस सारे के सारे बिल्डिंग को बेचने जाओगे, आप लोग को इतना पैसा नहीं मिलेगा। और हम ये किस केस में बात कर रहे हैं कि आप लोग ज़रा सोचो, हम लोग ये ऐसा बात नहीं करें कि आज कंपनी अच्छे सिचुएशन पे है, आज आज के आज कंपनी जाके सारा अपने एसेट बेचने स्टार्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग ये किस केस में बात करें कि कल को जाकर अगर कंपनी में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गया, कल को जाकर कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो कंपनी को ये सारे के सारे एसेट नीलाम करना पड़ेगा। और अब ज़रा सोचो, अगर सबको पता है कि इस कंपनी में कोई दिक्कत है, कंपनी सारे के सारे एसेट्स को नीलाम कर रही है, तो कोई भी इसका एक्चुअल प्राइस नहीं देगा। सब लोग कोशिश करेंगे कि जितना कम से कम प्राइस में हो सकता है इसके एसेट्स को एक्वायर कर लिया जाए। तो ये जो 4000 रुपीज़ का आपको बिल्डिंग दिख रहा है, हो सकता है मुश्किल में आप लोग को 2 से 3000 रुपीज़ मिलेगा या फिर उससे भी कम मिल सकता है। नेक्स्ट केस में आपके पास जो अदर एसेट आइटम दिखेगा, इस केस में आप देखो जो इन्वेंटरी का आइटम है। अब इन्वेंटरी का मीनिंग आप लोगों को पता ही होगा कि ऑलरेडी जो रॉ मटेरियल होता है आपके पास या फिर जो फिनिश्ड आपने प्रोडक्ट बनाकर रखा है, वो सारा का सारा इन्वेंटरी में आता है। तो अगर कंपनी ऑलरेडी ट्रबल में है, तो ऐसे में कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है, हो बहुत ही कम चांसेस है कि आप एक्चुअल प्राइस में उसे बेच पाओगे। आपको डिस्काउंट देके बेचना पड़ेगा, तो आपको यहाँ से इतना प्राइस रिकवर होगा नहीं। नेक्स्ट आपका जो रॉ मटेरियल हो, वो तो आप आगे यूज़ नहीं करने वाले, तो आप अगर उसे बेच भी दोगे, तो भी बहुत ही कम प्राइस में बिकेगा या फिर आपको पूरा का पूरा फेंकना पड़ेगा। नेक्स्ट आइटम में जो आपको ट्रेड रिसीवेबल्स दिख रहा है, ये भी हो सकता है आपको मिले ना मिले, कोई गारंटी है नहीं इस बात की। तो एक्चुअल में कहने का मीनिंग ये है कि आपको बुक वैल्यू तो भले ही दिख रहा है 19,400 का आपको बुक वैल्यू मिलेगा, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू है, वो बहुत बहुत ज़्यादा डिफर करता है। तो आप अगर कोई कंपनी को ऐसा देखते हो कि प्राइस टू बुक वैल्यू 1 पे ट्रेड कर रहा है, तो मैं इसे खरीद लूँगा तो मुझे कोई लॉस नहीं होगा, तो आप पार्शियली बहुत ज़्यादा गलत जा सकते हो। अगर कंपनी में बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत आ गया, तो बहुत ही गलत हो सकता है आपके साथ। तो बुक वैल्यू को कभी ऐसा मिसरीड नहीं करना है। लेकिन अगर मैंने कहा कि हम लोग ये कौन से केस में देखेंगे कि अगर कंपनी कोई नीलामी हो जाता है, कंपनी में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, उस केस में। अगर कंपनी ठीक-ठाक से चल रही है, तो आप जो यहाँ पर बुक वैल्यू मिल रहा है, इसको सही मान के सब कुछ कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ये पहला फ्लॉज़ हो गया जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी था, बताना ज़रूरी था। अब नेक्स्ट एक और दिक्कत की बात या फिर हिडन आइटम या फिर फ्लॉज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको फिक्स्ड एसेट में ही मिलेगा और वो आपको मिलेगा इंटेंजिबल एसेट के आइटम में। अब यहाँ पर एक चीज़ क्या आता है कि जो ये इंटेंजिबल एसेट है, इसके एक्चुअल में कोई वैल्यू है नहीं। अब इंटेंजिबल एसेट का यहाँ पर मोस्टली क्या होता है, इसमें गुडविल ही आपको इंक्लूडेड मिलेगा। तो हो सकता है कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी को खरीदा होगा, जिसमें से कंपनी ने ज़्यादा पे किया होगा, तो आइटम यहाँ पर आ चुका होगा। लेकिन आप अगर इसको मार्केट में बेचने जाओगे, तो इसका वैल्यू आपको एक भी रुपए नहीं मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा आइटम माइनस करना पड़ेगा। तो जो भी आप लोग को यहाँ पर बुक वैल्यू दिख रहा है 19,400 का, इसमें से आपको ये जो भी आइटम है, ये आपको माइनस करना पड़ेगा। और जब आप इसको माइनस कर दोगे, आपको तब एक्चुअल में टेंजिबल बुक वैल्यू मिलेगा, मतलब जो एक्चुअल बुक वैल्यू है, वो मिलेगा। अभी आप लोग बोल सकते हो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 19,400 है, अभी मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये माइनस करना पड़ेगा। आप लोग अभी कन्फ्यूज़ हो चुके हो। तो मैं बता दूँ कि बुक वैल्यू ना बहुत सारे आपका फ़ोकस एरिया क्या है, इससे डिपेंड करके बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है।
तो आपको अगर एक्चुअल में टेंजिबल बुक वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको जो भी आपका बुक वैल्यू था, उससे आपको जो भी इंटेंजिबल या फिर गुडविल वगैरह दिखता है, उसको घटा लेना है। तो आपको जो भी नंबर मिलेगा, वो आपका एक्चुअल टेंजिबल बुक वैल्यू होगा। कई बार क्या होता है, जो भी बुक वैल्यू होता है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा आपको ये जो भी गुडविल होता है, ये देखने को मिलता है। तो कई बार अगर कोई इकोनॉमिक डाउनटर्न आ जाता है या फिर कोविड जैसा सिचुएशन या फिर उससे भी बुरा सिचुएशन आता है, तो कई बार अचानक से आपको जो भी बुक वैल्यू होता है, बहुत ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिलता है। तो आप लोग सोचोगे कि इतना बुक वैल्यू क्यों गिर गया? तो एक्चुअल में बुक वैल्यू नहीं गिरा, बस आपने गलत रीड किया था। तो आप अगर एक्चुअल में टेंजिबल बुक वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, तो ऑलवेज़ रिकमेंडेड कि आप इसको घटा लो, उसके बाद ही जो आपको कैलकुलेट करना है करो। आपको अगर जो भी प्राइस टू बुक कैलकुलेट करना है, उसमें भी ये ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको अगर डेट टू इक्विटी कैलकुलेट करना है, तो भी आप घटा के कैलकुलेट करोगे, तो आपको एक्चुअल पिक्चर देखने को मिलेगा। जनरली क्या है कि आप अगर इक्विटी कैपिटल रिजर्व्स को ऐड करोगे, तो जो आपको बुक वैल्यू मिलेगा, उसको ही ज़्यादा तरीके से यूज़ किया जाता है। लेकिन आप अगर अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए या फिर आप बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव वे से आप अगर कैलकुलेशन करना चाहते हो, तो ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड वे है। ये आपको बहुत ज़्यादा सेफगार्ड करेगा चीज़ों से। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये जो गुडविल वगैरह है, ये कंपनी के बुक्स में तो एग्ज़िस्ट करता है, लेकिन आप अगर मार्केट में इसको बेचने जाओगे, एक भी रुपया आपको मिलेगा नहीं। अनलेस कंपनी अपने बेस्ट कंडीशन में दूसरे कंपनी द्वारा एक्वायर हो जाती है, तो उस केस में आप लोगों को वैल्यू मिलेगा। लेकिन अनलेस मैं कौन से केस में बात कर रहा हूँ कि अगर कोई बुरा सिचुएशन आ जाता है, तो उस केस में आपको एक भी रुपया इसका वैल्यू मिलेगा नहीं। तो ये था दूसरा फ्लॉ। अभी आप लोग बोल सकते हो कि ये जो हम लोग को नंबर मिला, हम लोग इसे तो ले सकते हैं ना एक्चुअल बुक वैल्यू के हिसाब से, लेकिन अभी भी नहीं। अभी भी एक और चीज़ है जो कि आपको घटाना है, और वो चीज़ आप लोग को मिलेगा अदर लायबिलिटी सेक्शन पे। अदर लायबिलिटी सेक्शन पे आप अगर देखोगे, तो आप लोग को नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नाम का एक चीज़ मिलेगा। और ये क्या चीज़ होता है कि इतने का वैल्यू आपको अलग दूसरों को देना है। अब हमारे अकाउंटिंग के टर्म्स में क्या होता है कि अकाउंटिंग में जब आप किसी दूसरे कंपनी को अगर खरीदते हो, तो उस केस में आप जब भी 50% से ऊपर खरीदते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस कंपनी का जितना भी प्रॉफिट है, जितना भी सेल्स है, सारा का सारा चीज़ अपने आप पूरा का पूरा रिकॉर्ड करना पड़ता है। लेकिन एक्चुअल में अगर आपने मान लीजिए कोई किसी कंपनी का 70% खरीद लिया, और वो कंपनी अगर ₹100 का प्रॉफिट कमाती है, तो ऐसे में आपके हिस्से में ₹70 ही आया, आपके हिस्से में तो ₹100 आया नहीं। लेकिन अकाउंटिंग के टर्म में आपको ₹100 रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो ऐसे में आप दिखा रहे हो ₹100 मेरे मुझे बिलॉन्ग करता है, लेकिन एक्चुअली में आपको ₹30 दूसरों को देने हैं। तो सेम केस में यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया जाता है कि यहाँ पर जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, इसका मतलब आपका जो भी 19,400 का आपको बुक वैल्यू दिख रहा है, उसमें से आपको 659 दूसरों को देना है कि ये दूसरों को बिलॉन्ग करता है, दूसरे का अधिकार में है। तो अल्टीमेटली आप सोचो कि आपको अगर सारा का सारा चीज़ बेच के आपको अगर ₹19,400 मिलेगा, लेकिन उसमें से आपको 659 दूसरों को देना पड़ेगा, तो आपको तो नहीं मिल रहा है ना। तो अच्छी बात यही होगी ना कि इसको आप घटा लो, ताकि आपको एक्चुअल में जो भी बुक वैल्यू है वो जानने को मिले। तो अगर आप एक्चुअल में घटा दोगे, तो आपको ये वैल्यू मिलेगा कि 17,900। तो ये जो बुक वैल्यू मिलेगा, ये आपको एक्चुअल टेंजिबल बुक वैल्यू मिलेगा कि ये आपको बिलॉन्ग करता है। तो इतना सारा जो भी हमने डिस्कस किया, इसका एक्चुअल में मीनिंग मैं लास्ट में एक बार समराइज़ कर देता हूँ कि फ़ोकस एरिया के हिसाब से आपको चीज़ें डिसाइड करना है कि आपका फ़ोकस कौन-सा है, उस हिसाब से आपको बुक वैल्यू डिपेंड करेगा, वैरी करेगा। अब आपका अगर फ़ोकस एरिया ये है कि मुझे एक्चुअल में इस कंपनी का जो भी टेंजिबल बुक वैल्यू है, वो मुझे जानना है कि मेरे हिस्से में कितना आएगा, तो सारा का सारा चीज़ आप घटा लो, जो भी आपका आएगा, वही आपका एक्चुअल में बुक वैल्यू निकलेगा। अब आपको अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ टेंजिबल बुक वैल्यू जानना है किसी कंपनी का, तो आपको क्या करना है, जो भी आपको बुक वैल्यू निकलेगा, उसमें से आपको जो भी गुडविल है, उसको हटा देना, तो आपको एक्चुअल टेंजिबल बुक वैल्यू मिल जाएगा। तो ये कौन से केस में, ये लिक्विडेशन केस में कि अगर कल को कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, तो उस केस में कितना पैसा कंपनी से निकलेगा। एक्चुअल में गारंटी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर कंपनी का बुक्स में आपको वैल्यू दिख रहा है कि कंपनी के पास ₹4,000 के बिल्डिंग्स है, लेकिन एक्चुअल में बेचने जाओगे, तो आपको हो सकता है तीन ही हज़ार रुपए मिले। लेकिन वो केस हम लोग अभी अलग रख रहे हैं, उसको हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। हम लोग ऊपर-ऊपर से अगर देखें, तो हम लोग को जो भी नंबर मिल रहा है, उससे हम लोग अगर गुडविल को हटा दें, तो हम लोग अज़्यूम कर सकते हैं कि इतना पैसा हम लोग को मिलेगा। अभी एक और आपका फोकस एरिया हो सकता है कि मुझे तो आरओई कैलकुलेट करना है, उस केस में हम लोग कौन सा लेना चाहिए? तो उस केस में डेफिनिटली रिकमेंडेड है कि आप लोग पूरा का पूरा बुक वैल्यू लो। आप कुछ भी हटाओ मत, कुछ भी माइनस मत करो। आप जितना भी पूरा का पूरा बुक वैल्यू है, उसको ले लो। इस केस में आप लोगों को ₹19,400 लेना है। और ये क्यों? क्योंकि आप लोगों को आरओई या फिर आरओसी जब कैलकुलेट करते हो, आपको जानना है कि आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया, उसमें आपका कितना रिटर्न बना। तो उस केस में आपको कुछ घटाना नहीं है, क्योंकि आप अगर घटा दोगे, तो वो पैसा तो चला गया ना, लेकिन आपने तो उतना पैसा एक्चुअल में इन्वेस्ट किया था। तो आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था, उसमें आपको रिटर्न जानना है। इसलिए आपको एक्चुअल में जो भी आपका बुक वैल्यू आ रहा है, उसको इंक्लूड करके सब कुछ कैलकुलेट करना है। तो आरओई आरओई कैलकुलेशन करने के टाइम आपको कुछ भी हटाना नहीं है। लेकिन आपका टेंजुअल बुक वैल्यू निकाल रहे हो, जब आपको लिक्विडेशन पे फोकस हो रहा है, तब आप लोग इसको हटा के कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट केस में प्राइस टू बुक जो आप कैलकुलेट करते हो, उस केस में भी आप जो भी चीज़ है, इसको हटा के कैलकुलेट कर सकते हो। उस केस में आपको रियल पिक्चर मिलेगा। लेकिन आप अगर थोड़ा बहुत ऊपर-ऊपर से जानना चाहते हो, तो आप लोग डायरेक्टली 19,400 का जो भी नंबर आप लोगों को मिल रहा है डायरेक्टली, उसको आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। लेकिन रिकमेंडेड है कि आप हटाकर कैलकुलेट करें, तो आपको एक्चुअल वैल्यू दिखेगा। अब जो डेट टू इक्विटी है, इसमें ना 2 सिनेरियो आ जाता है। एक होता है कि जो बैंकर के पर्सपेक्टिव से है कि आप किसी को लोन देना चाहते हो, आप इस बिज़नेस को लोन देने वाले हो, उस केस में आप लोगों को एक केस मिलेगा। नेक्स्ट एक और सिनेरियो क्या आता है कि आप ये जानना चाहते हो कि इस कंपनी ने ओनर्स का पैसा कितना है और लोन कितना है, ये जानना चाहते हो, तो अलग केस होगा।
जैसे कि जो मैंने पहला केस बताया कि आप बैंकर हो, आप कंपनी को लोन देना चाहते हो। उस केस में आप ये इंश्योर करोगे कि मैं जितना भी पैसा कंपनी को दे रहा हूँ, मुझे एटलीस्ट कंपनी अगर कल को जाकर बैंकरप्ट होती है, तो मुझे सारा का सारा पैसा मिल जाए। इस केस में आप कंपनी के पास जितना भी सारा गुडविल वगैरह है, सारा का सारा कुछ हटा के उसके बाद ही आप लोन दोगे। नेक्स्ट एक और केस आता है कि आप बस अगर ये जानना चाहते हो तो कि कंपनी में ओनर्स का पैसा कितना लगा हुआ है या फिर कंपनी में लोन कितना है। ये अगर आप रेशियो जानना चाहते हो तो उस केस में आप पूरा ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। लेकिन कंज़र्वेटिव वे में आप अगर जानना चाहते हो तो आप गुडविल वगैरह हटा के कैलकुलेट कर सकते हो, इससे आपका मेनली बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। बहुत सारी कंपनीज़ में आप लोग को ऐसा देखने को मिलेगा कि क क कंपनी में नॉर्मली आप अगर कैलकुलेट करोगे आप लोग को जो डेट टू इक्विटी है वो बहुत ही सेफ रेंज पे मिलेगा। लेकिन आप अगर गुडविल को बाय चांस आपने अगर माइनस कर लिया, आपका दिमाग फट जाएगा। और ऐसे केस में कंपनियाँ अगर कल को जाके बैंकरप्ट हो जाती है तो बैंकर्स को पैसा मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर आपको एक बात नोट करने की ज़रूरत है कि मैंने आप लोगों को अभी तक जितना भी बताया, इसमें एक एक्सेप्शन ये आता है कि जितना भी आप लोगों ने अभी तक जाना, ये सब कुछ आप लोगों को फाइनेंशियल कंपनीज़ में अप्लाई नहीं करना है। आप लोग नॉर्मल जितने भी कंपनीज़ हैं, चाहे आईटी कंपनीज़, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आप कोई भी कंपनी ले लो, सारे के सारे कंपनीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो फाइनेंशियल कंपनीज़ है, इनका जो भी एसेट या फिर लायबिलिटीज़ है, इनमें आप लोगों को मेनली लिक्विड मनी देखने को मिलेगा कि डिपॉज़िटर का पैसा है या फिर लोन उठाया है या फिर कोई दूसरे तरीके है। मतलब जो फिक्स्ड एसेट होता है या फिर ऐसी चीज़ें बहुत ही कम रहता है। तो इनका जो भी एसेट या फिर लायबिलिटीज़ होता है वो रियली टाइम टू टाइम अपडेट होता है। मतलब जो भी वैल्यू आप लोग को दिख रहा है वो रियल टाइम है या वो बहुत ज़्यादा वेरिएट नहीं करेगा। तो इसीलिए आप इन कंपनीज़ में ये सब चीज़ें अप्लाई मत करना। उस पे आप लोग को जो भी बुक वैल्यू दिख रहा है आप उसको एक्चुअली में ट्रू मानकर आप सारा का सारा कैलकुलेशन कर सकते हो। अब ये सारा का सारा कैलकुलेशन मैंने आप लोग को जितना भी बताई, ये सारा का सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब ये सारा का सारा चीज़ ना आपको ना किसी रिपोर्ट में मिलेगा, ना कहीं पर आप लोग को मेंशन मिलेगा, ना कहीं पर चीज़ आप लोगों को दिखेगा। बस ये सब चीज़ें ना आपको खुद को करना पड़ेगा क्योंकि ये सब चीज़ें अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए किए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर ये सब चीज़ कैलकुलेट नहीं करोगे तो आप लोग इन्वेस्ट ही नहीं कर पाओगे। लेकिन ये सब चीज़ आप अगर करोगे, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी आप ऐड कर पाओगे। तो कभी अगर फ्यूचर में जाके आप लोग को बैलेंस शीट के जो भी बुक वैल्यू है उसमें बहुत बार एनोमली देखने को मिलता है या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे हो जाता है, तो आप लोगों को रियल रीज़न पता होगा, तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करोगे। तो बुक वैल्यू के बारे में जितना भी मुझे बताना था मैंने बता दिया। आई होप आप लोग समझ चुके हो। इससे आगे हम एग्ज़ाम्पल्स देखने वाले हैं। मैं कुछ आप लोगों को 2, 4, 5 एग्ज़ाम्पल्स दिखाऊँगा। जैसे कि आप लोग पहला एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो। ये जो आप लोगों को बैलेंस शीट दिख रहा है, इसमें आप लोगों को बैलेंस शीट में मतलब ठीक-ठाक ही दिखेगा। मतलब ऐसा कुछ गलत दिखेगा नहीं। तो फर्स्ट में जो चीज़ आप लोग को इस बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हो, वो है आप लोग को मार्च 2023 पे देखो, आप लोगों को जो कंपनी का बुक वैल्यू मिलेगा, वो बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगा। लेकिन मार्च 24 में आते ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नियरली डबल हो जाता है। तो आप लोग सोचोगे कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है और इसकी वजह से क्या होगा कि कंपनी का जो भी प्राइस टू बुक है, वो बहुत ज़्यादा घट जाएगा और जो कंपनी के पास डेट टू इक्विटी है, वो बहुत ही ज़्यादा गिर जाएगा। जैसे कि आप ये अब देख सकते हो कंपनी ने बहुत ज़्यादा लोन लेके रखा है। आप लोग पिछले साल से कंपेयर करो, पिछले साल कंपनी के पास जितना रिज़र्व्स था, नियरली उसके आस-पास कंपनी के पास आज लोन हो चुका है। तो आप लोग ऐसे देख के लगेगा सब कुछ कंट्रोलेबल रेंज पे है, प्राइस टू बुक भी बहुत ज़्यादा गिर गया है, तो बहुत सस्ता है, मुझे लेना चाहिए। लेकिन इसका रीज़न आप अगर जानने की कोशिश करोगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि कंपनी ने अपने शेयर्स डाइल्यूट किया है और कंपनी ने अपने शेयर्स बेच के पैसा उठाया है। जो कि आप मार्च 2024 में आप यहाँ पर कन्फर्म भी कर सकते हो। आप देखो कंपनी ने नियरली 1100 का पैसा उठाया है। अब इतना सारा पैसा एकदम से उठाने की वजह से कंपनी का जो भी बुक वैल्यू है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसकी वजह से कंपनी का जो प्राइस टू बुक है आप लोग को बहुत ज़्यादा हेवीली गिरता हुआ देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से कंपनी ने इतना ज़्यादा लोन लेने के बावजूद भी आप लोग को जो डेट टू इक्विटी है वो भी कम मिलेगा। लेकिन कहानी अभी तक यहाँ पर खत्म नहीं होता है। अब जस्ट इस कंपनी का अगर फिक्स्ड एसेट एक्सपांड करके आप अगर इंटेंजिबल एसेट देखोगे जो कि मोस्टली इनका इस कंपनी में गुडविल ही है। तब गुडविल और इस कंपनी में जो अदर लायबिलिटी सेक्शन पे आप लोग नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मिलेगा, इन दोनों को आप हटाओगे, तो ये जो आप लोग को टोटल बुक वैल्यू दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और जो आप लोग को उसके बाद डेट टू इक्विटी आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड आप लोग को मिलेगा और पास टू बुक भी आप लोग को सेम उसी रेंज पे चला जाएगा। मतलब जो पहले रेंज पे था, उसी रेंज के आस-पास आप लोग को देखने को मिलेगा। तो कंपनी ने पैसा उठाया, पैसा उठा के कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी को खरीदा है, जिसकी वजह से इस कंपनी के बैलेंस शीट पे बहुत ज़्यादा गुडविल आ गया और इस कंपनी का जो भी बुक वैल्यू है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो आप यहाँ पर कन्फर्म भी कर सकते हो, आप आपको यहाँ पर प्राइस टू बुक का चार्ट दिख रहा है। देखो कंपनी को पैसा उठाने से पहले कंपनी का जो बुक वैल्यू है, वो आप देख सकते हो यहाँ पर कि 7.3 का था। लेकिन जैसे कंपनी ने पैसा उठाया, आप यहाँ पर लंबे-लंबे बिल्डिंग्स देख सकते हो। जैसे ही कंपनी ने पैसा उठाया, आज कंपनी का जो बुक वैल्यू है, आप लोग को यहाँ पर देख सकते हो 2.5 या फिर नियरली 2 ढाई के आस-पास देखने को मिलेगा। तो आप लोग को अगर ऐसा देखोगे तो आप लोग को लगेगा कि कंपनी का बुक वैल्यू बहुत गिर चुका है, तो अगर ये बैक टू 7 जाएगा तो बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा। लेकिन ऐसा एक्चुअल में ट्रू है नहीं। अब नेक्स्ट बैलेंस शीट पे आप लोग को ये बैलेंस शीट दिखेगा। इसमें आप लोगों को क्या है ना कि बुक वैल्यू में बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलेगा नहीं। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपनी है और मोस्टली डिविडेंड बाँट देती है, तो इसकी वजह से इसका बुक वैल्यू कभी बढ़ता ही नहीं है। इस कंपनी का जो दिसंबर 2023 में जो आप लोगों को बुक वैल्यू दिख रहा है, इससे कहीं ज़्यादा तो इसका 1 साल का प्रॉफिट है। तो ऐसी कंपनी का क्या होता है ना कि जो प्राइस टू बुक होता है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि इनका आरओई, आरओसी बहुत ज़्यादा होता है। इनका 1 साल का प्रॉफिट ही इनके बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर इसी हिसाब से सोचोगे कि इसका बुक वैल्यू को अगर इसको डबल करना है,
तो इसको सिर्फ़ 1 साल ही लगेगा। 1 साल में इसका बुक वैल्यू डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे कंपनी में अगर आप लोग को क्या होता है ना कि टाइम टू टाइम जितना भी टाइम जाता रहता है, इसका प्राइस टू बुक का डिफरेंस बढ़ता ही रहता है। मतलब इसका प्राइस टू बुक बढ़ता ही जाएगा। अब रिसेंटली जो आप लोग को बुक वैल्यू में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है, आप लोग मार्च 2025 में देखो, नियरली 23 से आप लोग 25 में देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी ने रिसेंटली कुछ कैपेक्स वगैरह किया है। अगर कंपनी कैपेक्स नहीं करती, तो आप लास्ट जितने भी टाइम से देखो 5 साल, 10 साल इसका जो टोटल बुक वैल्यू है बहुत ही हार्डली ग्रो करता है। मतलब कंपनी सारा का सारा पैसा डिविडेंड बाँट देती है, इसलिए इसका प्राइस टू बुक कभी बढ़ता ही नहीं है। और इस कंपनी को ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता क्योंकि इनका ऐसे ही काम चल रहा है। तो ऐसे स्टेबल कंपनीज़ में आप लोगों को कभी भी जो प्राइस टू बुक है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसे स्टेबल कंपनीज़ में आप अगर प्राइस टू बुक यूज़ करोगे, आप लोग कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को सेम डोमेन का आप लोगों को बैलेंस शीट दिखेगा। अब ये इस कंपनी में क्या है कि आप अगर जो टोटल बुक वैल्यू देखोगे वो नियरली 50,000 का आएगा। लेकिन आप अगर इंटेंजिबल एसेट देखोगे इस कंपनी का, वो नियरली 45 टू 46,000 है। तो इस कंपनी का अगर आप टोटल बुक वैल्यू से आप अगर इंटेंजिबल एसेट माइनस करोगे, तो आप लोगों को हार्डली कुछ बुक वैल्यू देखने को मिलेगा। और वो इसीलिए क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले एग्जाम्पल दिखाया, ये सेम इसी तरह की कंपनी है कि इसको पैसे की रियली ज़रूरत पड़ता है और सारा का सारा डिविडेंड बाँट दिया जाता है। और इतना आप लोग गुडविल इसीलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि इस कंपनी ने रिसेंटली कुछ 1-2 साल पहले बहुत ज़्यादा एक्विजिशन किया था, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर इतना बड़ा नंबर दिख रहा है। जो कि आप लोग यहाँ पर मार्च 2020 से पहले देखो, आप लोग को रिजर्व्स और जो टोटल बुक वैल्यू है, वो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। और मार्च 2021 से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। ये इसीलिए क्योंकि आप जस्ट इंटेंजिबल एसेट देखो, अचानक से 45,000 हो चुका है। तो एक्चुअल जो बुक वैल्यू है, उससे आप अगर 45,000 माइनस करोगे, तो आप लोगों को एक्चुअल टोटल बुक वैल्यू, टेंजिबल बुक वैल्यू मिल जाएगा। अब जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया, ये देखना क्यों ज़रूरी है, आप लोग को यहाँ पर सबसे ज़्यादा ईज़िली क्लैरिफ़ाई हो जाएगा। अब जस्ट पहले देखो, कंपनी ने जब भी एक्विजिशन किया, मतलब कंपनी जब दूसरे कंपनी को एक्वायर किया, उससे पहले कंपनी का प्राइस टू बुक देखो 56, 57 इतना ज़्यादा हाई था। जस्ट कंपनी ने एक्वायर किया, उसके बाद आज कंपनी का बुक वैल्यू देखो नियरली 11, 12 इतना चल रहा है। तो इतना बड़ा इंटेंजिबल एसेट होने की वजह से कंपनी का जो प्राइस टू बुक है वो इतना कम दिख रहा है। आप अगर उसको हटाओगे, तो ये नियरली वही 50-60 का ही दिखेगा आप लोग को। तो इसकी वजह से उसको हटाकर आप अगर कैलकुलेट करोगे, आप लोगों के लिए ईज़ी हो जाएगा चीज़ें कैलकुलेट करना। अब आप अगर रिसेंटली देखोगे कि आपने अगर मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कंपनी का प्राइस टू बुक 60 है और अचानक से आप अगर सब कुछ इग्नोर करके आप अगर देखोगे, तो आप लोगों को नियरली दिखेगा कि कंपनी का प्राइस टू बुक 10 आ गया। तो आप अगर ऐसे सोचोगे कि कंपनी का प्राइस टू बुक अभी 10 है तो मैं खरीद लेता हूँ, बाकी ऊपर जाएगा तब जब 60 जाएगा मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ऐसा सोच के आप बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाले हो आपका। क्योंकि ये कभी 60 वापस जाने नहीं वाला, क्योंकि इसका जो एसेट बेस है उसमें बहुत ज़्यादा गुडविल आ चुका है। अब नेक्स्ट एक यहाँ पर आप लोगों को एक और बैलेंस शीट दिख रहा है। इसमें आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगा। अब जस्ट दिसंबर 23 से देखो, उसके पहले कंपनी का बुक वैल्यू बहुत ही कम है। इस कंपनी को भी पैसे की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं। अब इस कंपनी में एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इस कंपनी का बोरोइंग्स देखो, आप लोग को नियरली बुक वैल्यू के साथ बहुत ही क्लोज रेंज पे देखने को मिलेगा कि इस कंपनी का बोरोइंग्स नियरली डेट टू इक्विटी नियरली 1 के आसपास है। लेकिन इस कंपनी में फिर भी दिक्कत है नहीं। इसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि इतना सारा डेट अगर कंपनी को चुकाना है, तो नियरली कंपनी को हार्ड से 1 से 2 साल लगेगा। तो ये कंपनी का प्राइस डेट टू इक्विटी 1 होते हुए भी इस कंपनी को दिक्कत है नहीं। तो ऐसे केस भी आपको कंसीडर करना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता था आप लोगों को, यहाँ पर देखो जो आप लोगों को कंपनी का टोटल बुक वैल्यू मिलेगा दिसंबर 2023 में देखो, बहुत ही कम है। लेकिन आप जस्ट दिसंबर 24 में देखो, जो बुक वैल्यू है वो नियरली 2.5 टाइम्स इंक्रीज़ कर चुका है। अब इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, अभी आप चौंक जाओगे कि कंपनी ने इतना प्रॉफिट किया क्या? या फिर कंपनी का प्राइस टू बुक बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। तो आप लोग ऐसे देख के लगेगा कि यार ये कंपनी तो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है, इसका बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन ऐसा सोचने की ज़रूरत है नहीं। इस कंपनी का जो बुक वैल्यू आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहा है, वो पहला तो रीज़न है, आप लोग इंटेंजिबल एसेट में देखो, इस कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी को एक्वायर किया होगा जिसकी वजह से आया होगा। और दूसरा सबसे मेन बड़ा रीज़न है कि देखो इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा पैसा रेज़ किया है, अपने शेयर्स डाइल्यूट किया है, उसकी वजह से कंपनी के पास बहुत सारा पैसा आया है। आप लोग देखो कंपनी ने नियरली 7,500 का पैसा रेज़ किया है और कंपनी के पास बुक वैल्यू टोटल 6,300 का था। तो इतना ज़्यादा कंपनी ने अगर पैसा रेज़ कर लिया, इसकी वजह से जो कंपनी का जो टोटल बुक वैल्यू है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुका है। अब इतना सारा पैसा रेज़ करने की वजह से बुक वैल्यू बढ़ चुका है। अब कंपनी का जितना भी रेशियोज़ है, जैसे कि आरओई, आरओसी, कंपनी का डेट टू इक्विटी या फिर कंपनी का प्राइस टू बुक, सारा का सारा चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिलेगा अचानक से। लेकिन इसमें चौंकने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा पैसा रेज़ किया है, इसकी वजह से कंपनी का जो टोटल बुक वैल्यू है वो बढ़ चुका है। अब एक इंटरेस्टिंग केस यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस बैलेंस शीट पे आप लोग देखो, इस कंपनी का जो टोटल बुक वैल्यू है वो नेगेटिव है। मतलब कंपनी के पास अपना पैसा कुछ है ही नहीं। और लेकिन आप यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट में देखोगे, तो कंपनी के पास 1 लाख के इंटेंजिबल एसेट्स है और कंपनी का लोन देखो आप 2,33,000 के। तो ऐसे में आप यहाँ पर सोचोगे कि इस कंपनी का चीज़ कैसा है, क्योंकि जो यहाँ पर 1 लाख के इंटेंजिबल एसेट्स है, इसका कोई तो वैल्यू है नहीं। और तो कंपनी का नियरली 57,000 का टोटल एसेट दिख रहा है। अगर मैं इंटेंजिबल एसेट हटा दूँ, तो कंपनी के पास टोटल 2 लाख रुपए के एसेट है। इसमें से अगर 1 लाख इंटेंजिबल एसेट हो गया, तो मतलब कंपनी के पास 1 ही लाख रुपए बचा।
तो ऐसे में अगर हटा के मैं सब कुछ मान भी लूँ कि कंपनी को 1 लाख रुपए मिलेंगे और कंपनी को चुकाना है 2 लाख 33,000। तो ऐसे में अब आप लोग सोचिए कि 1,33,000 रुपए कंपनी दूसरों को कैसे पे करेगा? तो ये पता आ जाता है कि ये कंपनी आज अगर बैंकरप्ट हो जाती है, तो बैंक का उसको पैसा ही नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एक बार मैंने एआई से भी पूछ लिया कि चलो बताओ आपका इस बारे में क्या कहना है? तो नो सरप्राइज़ आपको सेम ही आंसर मिलता है। मैंने जेमिनी से पूछ लिया तो आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स आप लोग को यहाँ पर समरी में शो हो रहा है। तो आप लोग चाहो तो इसको भी एक बार पढ़ के देख सकते हो, आपको सेम ही आंसर मिलेगा। तो यस, ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।